Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Mediji. As you know that we have started history series of class 7th. This is the second lecture of chapter 4 that is the Mughal Empire. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मुगल्स का इंट्रोडक्शन, हु वेयर द मुगल्स. इसको हम लोगों ने कवर करा था कि मुगल किसके वंशज थे. उसके बाद मुगल्स के एक पेंटिंग को हम लोगों ने डिस्कस करा था, कैसे वे लोग अपने आप को तैमूर वंश से रिलेट करते थे. आज हम लोग देखेंगे मुगल मिलिट्री कैंपेन, मुगल का मिलिट्री कैंपेन कैसे होता था, और एक और देखेंगे कि मुगल्स में सक्सेशन कैसे होता था. दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो बाबर जो कि पहला मुगल एम्पायर था, पहला मुगल एम्पायर कौन था अगर आपसे पूछता है तो बाबर था, जिसने 4 साल ही राज किया 1526 से 1530 तक. वो पहले फरगना का राजा बना. फरगना का गद्दी संभाला उसने कब? 1494 ईस्वी में, जब वह सिर्फ 12 साल का था. तो उसके बाद क्या होने लगा कि ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स. तो वहाँ पे जहाँ पे वो राजा बना फरगना में, तो वहाँ पे उज्बेक जो कि एक मंगोल का ग्रुप था, वो बार बार अटैक करते थे. तो बाबर उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, उनको रिटेलिएट नहीं कर सकता था. इसलिए उसको मजबूरन जो है अपना पुश्तैनी जो गद्दी था, राजा का जो गद्दी उसको मिला था, उसको छोड़ने के लिए मजबूर होकर के छोड़ना पड़ा एक तरह से. तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भटका यानी कि इधर उधर हाथ पांव चलाया कि कोई और साम्राज्य, कोई और जगह पे हम कब्जा कर ले, अपना अधिकार कर ले और वहाँ के राजा बन जाए. तो आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. तो 1494 में तो वो फरगना का राजा बना था, कुछ समय बाद वहाँ से हटना पड़ा. उसके बाद फिर वो 1504 ईस्वी में काबुल को सीज कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, और वहाँ पे अपना सरकार चलाने लगा, अपना रूल चलाने लगा. इन 1526 उसके बाद 1526 ईस्वी में लगभग 21 साल बाद वह इंडिया आता है, और यहाँ का जो सुल्तान था उस टाइम, दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी. हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, सैयद वंश आए, फिर लोदी वंश आए. तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि काफ़ी कमज़ोर शासक था, उसको बाबर ने क्या किया, हरा दिया पानीपत के युद्ध में, और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया. अब हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में एक टेबल देखेंगे, चार्ट देखेंगे, उसमें मुगल्स के द्वारा जो भी कैंपेन किए गए थे उन सबको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कैंपेन, कौन कौन से युद्ध लड़े इन्होंने, उसको हम लोग केयरफुली स्टडी करेंगे और नोटिस करेंगे इनके लॉन्ग टर्म पैटर्न को, कि कैसे इन लोगों का क्या तरीका था, कैसे ये लोग युद्ध करता था. उसमें आपको नोटिस करने को मिलेगा कि अफगान जो थे ये सबसे ज़्यादा थ्रेट थे मुगल अथॉरिटी के लिए, यानी कि मुगल शासन को सबसे बड़ी चुनौती अफगानियों से मिल रही थी. जो अफगानिस्तान जो अभी है, वहाँ से जो लोग अटैक करते थे वो सबसे बड़ी चुनौती थी. हम लोगों को क्या नोट करना है, रिलेशनशिप नोटिस करना है मुगल्स और अहम्स के बारे में, जिसके बारे में चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे. मुगल्स और सिख के रिलेशन के बारे में, जिसमें हम लोग 8 और 10 में पढ़ेंगे. मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. इसके अलावा हाउ वाज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर, ये भी हम लोग नोटिस करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि हुमायूं का रिलेशनशिप सफाविद ईरान से अकबर का जो रिलेशन था उससे कैसे डिफरेंट था. इसके बाद देखेंगे एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीन एंड इंड हॉस्टिलिटीज इन डेक्कन. तो ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे कवर करेंगे. यहाँ पे दो पेंटिंग है, एक फिगर में दिखाया गया है कैसे उनकी सेनाएं, मुगल की सेनाएं जो है युद्ध पे जाती थी. तो राइट साइड में जो है पूरी मुगल की आर्मी जा रही है, और लेफ्ट साइड में आर्मी जा रही है, लेकिन इसमें आपको कैनन दिखेगा, तोप दिखेगा, और तोप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था मुगल आर्मी का. तो फिगर 3 जो है वो मुगल आर्मी कैंपेन पे निकल रही है, मतलब किस कहीं पे अटैक करने जा रही है या किसी क्षेत्र पे कब्जा करने जा रही है. और फिगर 4 में जो है वो कैनन दिखाया गया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट एडिशन था 16वीं सेंचुरी के वारफेयर में जो भी युद्ध होता था. बाबर जो है इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत इफेक्टिवली यूज किया था. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसने उस समय जो है बाबर के जीत का सबसे बड़ा कारण तोप को ही माना जाता है. गन पाउडर टेक्नोलॉजी को इंडिया में सबसे पहले इन्हीं लोगों के द्वारा यूज किया गया था, ब्रॉड टू इंडिया फॉर वारफेयर इन 14th सेंचुरी. 14वीं शताब्दी में इन्हीं लोगों के, नहीं,
सॉरी गन पाउडर टेक्नोलॉजी को लाया गया था इंडिया में वारफेयर के लिए, युद्ध के लिए 14वीं शताब्दी में। फायर आर्म्स वेर यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डेक्कन एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। इसके बाद जो है बंदूक का उपयोग बढ़ने लगा। इस सबसे पहले बंदूक का उपयोग गुजरात, मालवा और डेक्कन वाले क्षेत्र में किया गया था और बाबर ने तो इसका खूब यूज किया था 16वीं शताब्दी में। यहाँ पे फिगर में मैप में दिखाया गया है कुछ मिलिट्री कैंपेन जो है जो अकबर और औरंगजेब के द्वारा किए गए थे। अब हम लोग देखेंगे मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन होता है कि जब राजा की मृत्यु होती है या राजा जब गद्दी छोड़ता है तो उसका जो वारिस वहाँ पे उस गद्दी का वारिस कौन होगा वो डिसाइड होता है। तो मुगल का क्या ट्रेडिशन था, मुगलों में क्या परंपरा था, गद्दे का वारिस कौन बनता था, उसको हम लोग देखेंगे। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन रूल ऑफ प्रिमोगेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। तो मुगलों में जो है ये तरीका नहीं था। अधिकांशतः पहले के राजवंशों में क्या होता था, डायनेस्टीज में, कि जो बड़ा बेटा जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वहीं थ्रोन पे अगला, मतलब किंग या रूलर एम्परर जो भी बोलो, वो अगला होता था, जो बड़ा बेटा होता था। लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं था, मुगलों का अलग था। इंस्टीड दे फॉलो द मुगल एंड तिमुरिड कस्टम ऑफ कोपारसेनरी इनहेरिटेंस, यानी कि एक ऐसे ट्रेडिशन को ये लोग फॉलो करते थे जो तिमुरिड कस्टम का हुआ करता था, जो कि ये लोग तैमूर वंश से अपने आप को रिलेट करते थे। तो इसमें ये लोग कोपारकेनरी इनहेरिटेंस के मेथड को अपनाते थे। इसमें क्या होता था कि जो अधिकार है उसको बांट दिया जाता था सारे पुत्रों में। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, जो जिस लायक है उसको उस हिसाब से टेरिटरी बांट दिया जाता था। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेवेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। तो आगे हम लोग जो टेबल देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे एक बेटे को टेरिटरी दे दिया, ठीक है, तो दूसरा बेटा जो अपने आप को उस लायक समझता था, वो समझता कि नहीं ये टेरिटरी मेरा होना चाहिए, तो वो बगावत कर देता था, रिवेलियन कर देता था। इस तरह से भाई भाई में ही बहुत ज़्यादा युद्ध हुए मुगलों के दौरान। अब आपको ये सोचना है कि विच डू यू थिंक इज फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीमोगेनिचर और कोपारकेनरी, ये दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है? ये तो बड़े बेटे को ही राजा बना दो और बाकी सबको मंत्री वगैरह या कहीं का गवर्नर राज्यपाल बना दो, ये सही था, या सारे बेटों में बांट दो? आपके हिसाब से कौन सही था, आप कमेंट करके बताइएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।